मैं बहुत उत्सुक हूं आज के हमारे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले गणित के संबंध में और प्रेरणा लक्ष्य के गणित के बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए किस तरह हमें रणनीति को क्रियान्वित करना चाहिए, इसके संबंध में अवगत कराने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री विकास जी, कंटेंट स्पेशलिस्ट विक्रमशिला, जिनके संयोजन से हमारी एकेडमिक टीम ने अद्भुत सामग्री आप तक पहुंचाई है। अभी बहुत शीघ्र आपको एनसीईआरटी के मैक्स किट भी हर क्लासरूम में पहुंच रहे हैं और 1 फरवरी से आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है, जिसमें ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें किस तरह इस नए मैक्स किट को, संदर्शिका को, पोस्टर और कन्वर्सेशन चार्ट्स को और अन्य सामग्री को प्रयोग करना चाहिए और उसमें बुनियादी शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा के पद्धतियों को कैसे लागू करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार में प्रशिक्षण किया जाएगा सीमैट के माध्यम से और हमारे एसआरजी ईआरपी के माध्यम से। लेकिन इसके हेडअप के लिए और ओरिएंटेशन के लिए मैं विकास जी को आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू विकास जी। नमस्कार सभी साथियों को। आज की मेरी बातचीत मुख्यतः 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगी। सबसे पहले समझ व गति, दूसरा बिंदु मैं लूंगा बुनियादी अवधारणा, बुनियादी गणित के बारे में बात करेंगे और तीसरा संदर्शिकाओं के बारे में। जैसा अभी सर ने बात भी किया कि हमें संदर्शिकाएं आप तक पहुंच रही हैं, तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और श्रमत कार्यक्रम, तो इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द बात करूंगा। बात शुरू करने से पहले क्या मेरी आवाज आप तक स्पष्ट आ रही है? अगर मुझे ये पता चल जाए तो हम ये देखते हैं कि जब बच्चे मानक विधियों से सवालों को हल करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, तो एक निश्चित ऑर्डर में उन्हें निर्देश मिलते हैं, उसको जो उन्हें कहा जा रहा है उन्हें फॉलो करना होता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि कलन विधि में संख्याओं को ऊपर नीचे रखें, इकाई के नीचे इकाई, धाई के नीचे धाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा होना चाहिए। इकाई से शुरुआत करेंगे। अगर हमारे इकाई का जोड़ 10 या 10 से अधिक आ जाएगा तो उसका पुनर्समूहन कर देंगे। तो ये एक तरह की सोच हम विकसित कर रहे हैं बच्चों के माइंड में कि हम कह रहे हैं कि आपको इस तरह सोचना है और इस तरह उसका अनुसरण करना है। तो आजकल जो ये मशीनी युग है, तो मशीनी युग में इसकी जरूरत और ज्यादा हो गई है। जैसे अभी आपने यूट्यूब सेशन ज्वाइन किया या कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं या अन्य तकनीक यूज करते हैं, तो निर्देशों को एक निश्चित क्रम में पालन करना एक बड़ा कौशल है। आप सब ऐसा तभी कर पा रहे हो क्योंकि आप उस निर्देशों को अच्छे से अनुसरण कर पा रहे हो, तभी हम ऑब्जेक्टिव को पा पाते हैं। तो एक तो मानक तरीके जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, जब बच्चों को हम जोड़ करा रहे हैं, घटा करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं, भाग करा रहे हैं, तो केवल हम उन्हें ये ऑपरेशन नहीं करा रहे, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं अपनी लाइफ में तकनीक को किस तरह वो प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह बड़े बड़े निर्देशों को समझ सकते हैं, उन्हें समझकर अनुप्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि जितने भी हमारे आकलन के तरीके हैं, चाहे वो प्राथमिक कक्षाओं में है या फिर हम देखते हैं प्राथमिक कक्षाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं तक, सब में मानक तरीकों को जांचने की ही प्रथा ज्यादा चली है। सटीक बैठते उनकी अलग समस्याएं हैं, उन पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर है ऐसा, वास्तविकता यही है। तो पहली बात, जब इतना जरूरी है मानक तरीके हमारी जिंदगी में उपयोगिता और आकलन की दृष्टि से, तो इन्हें सिखाना अनिवार्य हो जाता है और इनमें बच्चों को सटीकता से बच्चे हल कर पाए और गति से बच्चे मानक विधि को, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को, जोड़ जो भी ऑपरेशंस हैं उनको सीख पाए। दूसरी बात, पर हमें केवल मशीनों के साथ नहीं जीना, मशीनों के साथ साथ हमें लोगों के साथ जीना है, हमें लोगों के साथ काम करना है। हमारे जो दैनिक जीवन का गणित होता है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा व्यवस्थित, इतना निश्चित क्रम में हम वहां काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी सब्जी वाले से कोई सब्जी का भाव पूछते हैं तो वो किलो का भाव कुछ बताता है। अब गणित की दृष्टि से हम उसे, अगर मैंने फिर पाव का भाव पूछा 1/4 का, तो गणित के हिसाब से कुछ और आएगा पर वो कुछ और बता देता है। ऐसा आप भी अनुभव करते होंगे। जैसे मान लो 20 रुपए अगर 1 किलो के हैं, पाव वो 7 रुपए बता रहा है, तो दैनिक जीवन का गणित कुछ अलग चल रहा होता है। यहाँ हमें कुछ अंदाजे लगाने होते हैं, यहाँ हमें कुछ अनुमान लगाने होते हैं, कुछ चयन करने होते हैं। आजकल तो विकल्प और ज्यादा बढ़ गए हैं। आजकल मार्केटिज्म पूंजीवाद के युग में हमारे सामने विकल्पों की भरमार है, तो उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प मेरे लिए उचित है या मुझे आने वाले अभी के लिए तो मुझे लगता है थोड़ी दूर देखने पर, आज को देखने पर, कि मैं ये विकल्प ठीक है, पर क्या आने वाले लंबे समय में ये मेरे लिए इतना ही उपयोगी होगा? इस तरह सोचना, तर्क करना, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग की डिमांड
हम डेली लाइफ में करते हैं, या तकनीक में से किस तकनीक को यूज करें हम, तो ये एक समझ की बात करता है जो मानक तरीकों को सीखने से ज्यादा की बात है। तो हम अभी देख रहे थे कि मानक तरीके सीखना एक बहुत जरूरत है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि उसके साथ एक समझ और हमारे अंदर आनी चाहिए, जो दोनों मिलते हैं तब जाके हम मानते हैं कि हम एक गणित कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अब हम शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी, हम कैसे इसको क्लासरूम में बच्चों के सामने परोसते हैं। तो एक संतुलन की आवश्यकता होगी, गति की और समझ की। जब मैं गति कह रहा हूं तो गति के अंदर मानक तरीकों को प्रैक्टिस कराना, एल्गोरिथम सिखाने की बात कर रहा हूं। जब मैं समझ कह रहा हूं तो व्यवहारिक गणित, उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए दैनिक समस्याओं को हल करने की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों में एक बैलेंस की जरूरत होने वाली है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि अभी समझ दोनों चीजों को लेकर जब हम प्राथमिक कक्षाओं में पहुंचते हैं तो हमें करना क्या है। तो इस गणित को एक नाम दिया गया है, बुनियादी गणित। तो बुनियादी कहने का मतलब कॉमन सेंसिकल भी है कि बुनियाद है, आधार है। तो इसके अंदर कुछ इतने सारे गणित के दक्षताएं हैं, उपदक्षताएं हैं, तो सबको ना छोड़ के कुछ चीजों पर फोकस किया जाता है जब बुनियादी गणित कहते हैं। तो मेजरली वो दो चीजें होती हैं, संख्या ज्ञान व संक्रियाएं। तो संख्या ज्ञान व संक्रियाएं, तो गणित की प्रकृति ही कुछ ऐसी है, जैसे इसके लिए आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, मैं पीपीटी भी है पर मैं कुछ बातचीत कर साथ उस अभी स्क्रीन शेयर करके फिर हम उनको कनेक्ट कर रहे होंगे चीजों को। तो सोपान क्रमिकता हमें दिखाई देती है। जब तक गणित में हम पहले की दक्षताओं को अच्छे से ना जान लें तब तक अगली दक्षता पर पहुंचना बेमानी हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम गिनती की बात कर रहे हैं, संख्या ज्ञान की, तो संख्या ज्ञान से पहले भी क्या बच्चों को कुछ जानना जरूरी है? यानी हम गिनती से शुरुआत करते हैं, देखते हैं गणित की शुरुआत कहां से गिनती से करें, तो हम देखते हैं कि कुछ गिनती सिखाने से पहले कुछ संख्या पूर्व अवधारणाएं सिखाना जरूरी हो जाता है। ये संख्या पूर्व अवधारणाएं बच्चों को गिनती सीखने में मदद कर रही होती हैं। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। छोटा बड़ा जब हम गिनती सिखाने में आएंगे तो ये सारी चीजें बच्चों के समझ को विकसित करने में मदद करने वाली होंगी। तो ये तो एक उदाहरण मैंने केवल गिनती का लिया, आप ऐसा हर जगह पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि जब हम जोड़ की बात करते हैं, अब जोड़ सिखाने की, तो उसमें हमारा मुख्य फोकस कलन विधि को सिखाने पर रहता है। पर आप पाएंगे, जैसे आपने आइसबर्ग देखा है, आइसबर्ग क्या होता है, टाइटैनिक फिल्म याद आ रही होगी आपको, हमें समुद्र के अंदर बर्फ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, पर वो दिखाई दे रहा है छोटा सा भाग, उसके नीचे बहुत सारा पूरा पहाड़ होता है। तो छोटा सा भाग कलन विधि बोल रहा हूं, और जो नीचे का भाग है उसमें गिनती का आना, संख्या ज्ञान, स्थानीय मान और संख्याओं के साथ खेल, ये सारा इतना बड़ा भाग आता है। यानी जब हम बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं तो हम केवल आइसबर्ग की टिप पे ध्यान ना दें कि हम कलन विधि सिखा रहे हैं, जो नीचे का पूरा पहाड़ है ना, स्थानीय मान, गिनती की समझ, संख्याओं के साथ खेल, उस पर भी ध्यान दें, तब जाके हम एक कंप्लीट पिक्चर देख पाएंगे। तो अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने समझ और गति पे बात की, तो अब हम बुनियादी गणित पे देख रहे थे। बुनियादी गणित को जब हम बच्चों के साथ परोसना होता है तो हमारी किस तरह की स्ट्रेटजी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो पहली बात तो गणित, जो आप जैसे मेरे हाथ में मैंने एक पेन लिया, तो मेरे हाथ में पेन है, पर मैं बोल रहा हूं एक पेन है। ये जो एक है ना, ये एक किसी को दिखता नहीं है, ये एक हमारी समझ में है। तो ये तो और आसान बात थी। अब हम क्या करते हैं, अवेकस जैसे हम लेते हैं, तो एक बिंदु मोती यहां, एक मोती यहां, हम इसे कह रहे हैं 11। दो रोड है, अब उन दो मोती हैं, हम बच्चे से कह रहे हैं 11 है, तो उन दो को 11 समझना ये कोई आसान कौशल नहीं है। तो जैसे जैसे अवधारणाएं आगे बढ़ती हैं तो हमारी अमूर्तता बढ़ती जाती है। तो इन गणित की अमूर्तता को बच्चों के साथ परोसने के लिए शिक्षाविद या आप लोग काम करने वाले ये समझ बनाई है कि प्राथमिक कक्षाओं में जो वस्तुएं उन्हें दिख रही हैं
जो मूर्त ऑब्जेक्ट हैं उनसे परोसें। यानी हाँ, सिखाना तो अमूर्त ही है, पर सिखाने के तरीके में हम ये लेके आ रहे हैं। हम यानी गणित की जो प्रकृति को तो अमूर्त तक ले जाना है, पर जब हम बच्चों को शुरुआत कर रहे हैं तो हम कुछ ठोस चीजें लेके आएंगे। यानी गिनतियों के लिए कुछ मॉडल्स लेके आएंगे, नमूने लेके आएंगे। ये नमूने उस अमूर्त को समझने में बच्चों को तैयार कर रहे होंगे, और बच्चे इस बुनियादी गणित के आधार पर भविष्य में वो अमूर्तीकरण, जैसे आप हम जितना की समझ है कर पाने में कर पा रहे हैं, तो वो भी हमसे और बेहतर कर पाएंगे अगर इस लेवल पर हम उनके साथ अच्छे ठोस अनुभव उन्हें दे पाए। तो अभी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, उसका जिक्र मैं अभी इसलिए कर रहा हूं कि ये एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, सभी को परिचित हो चुके हैं, तो उस टर्म को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुनने और पढ़ने की बात नहीं है। जब तक आप जो क्लास में काम करेंगे बच्चों के साथ, अगर ये वहां ना पहुंचे तो सारी कवायद अधूरी रह जाएगी। वो टर्म है ELPS। बार बार डॉक्यूमेंट्स में, अभी हम संदिग्धता की बात करेंगे उसमें भी बात है, ट्रेनिंग्स में, कि ये अप्रोच पढ़ाएं। तो यहां हम यही बात कर रहे हैं कि शुरुआत अनुभव से करनी है। वो अनुभव जो बच्चों के उनके अपने हैं, उनकी दैनिक जीवन से हमें उदाहरण लेने हैं। पर इसमें क्या होता है कि जब उदाहरण कुछ तो उनके जीवन में है, जैसे परिवेश में कंकड़ पत्थर है, तिल्ली बंडल है, आइसक्रीम स्टिक है, कुछ परिवेश स्कूल बनाता है। जैसे हम कोई TLM मैथ किट की बात करेंगे तो वो किट शायद बच्चों के घर में नहीं था, पर क्लास में हम यूज कर रहे होंगे। जैसे परिवर्तित कक्षा की बात बार बार की जा रही है, कुछ पोस्टर्स लग रहे होंगे क्लासरूम में, तो पोस्टर्स हम वो अनुभव में डाल रहे हैं, सायास डाल रहे हैं, बच्चों को आए उन्हें देखें। हम कुछ वर्क कार्ड की बात करेंगे तो कुछ अनुभव तो बच्चों के पास जिंदगी जी ही रहे हैं बच्चे, उनके घर पास में डेली में कुछ ना कुछ घटनाएं घट ही रही हैं, पर कुछ स्कूल अपने प्रयासों से उनके अनुभव को, उनके एक्सपोजर को रिच बना रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं परिवर्तित कक्षा। तो उसकी हम गणित की दृष्टि से उस पर बात भी करेंगे कि गणित में परिवर्तित कक्षा का क्या मतलब है आगे आने वाले सेशन में, सत्र में। तो हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं अनुभव से बच्चों के, और फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण है मैथ को सीखने का, कि जो भी मैं कर रहा हूं वो तो मेरे माइंड में है, मैं उसको क्या बता पा रहा हूं, या हम बच्चों को अवसर देते हैं पूछने के, जो भी वो कर रहा है कि आपने क्या किया, जो भी किया है क्यों किया, तो ये बता पाना ये अपने आप में बड़ा कौशल है। आप खुद भी इस बात को अपने ऊपर आजमा के देखिए, हम इतने बड़े समझदार हो गए हैं फिर भी हम अपने किए गए प्रोसेस को कर तो देते हैं फटाफट, पर कैसे किया दूसरे को समझाते समय उलझन में पड़ जाते हैं या नहीं बता पाते, बस मैं कर पा रहा हूं उस चीज को कि सर आपने कैसे कर दिया। जो आपको भारी सवाल करते हैं या बड़ी को सोल्व कर देते हैं, पर वो हुआ कैसे, उसके पीछे जो आपने प्रैक्टिस की है, जो सीखा है, जो स्टेप्स अपनाए हैं, जो एल्गोरिथम जिस ऑर्डर में आपने फॉलो किया है, वो हूबहू बता पाना एक चुनौती रहता है। तो ये आदत, ये कौशल विकसित करना गणित सिखाने में मदद भी करता है, और जिंदगी के कई आयामों में उन्हें यूज अनुप्रयोग भी कर रहे हो, एप्लीकेशन भी है उनके लिए, हैंडी भी रहने वाला है। तो हम प्राथमिक कक्षाओं में जब बच्चों को इसको एक टूल की तरह यूज करेंगे, जो बच्चे हमारे पास काम दिखा रहे हैं तो हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गलतियां हो रही हैं ये हो क्यों रही हैं, ये गलतियां हमारे लिए टूल बनेंगी, है ना। हम देख के नहीं पहचान पाते बच्चे ने सवाल गलत किया है, अब सवाल गलत हुआ क्यों है, बच्चा अटका क्यों था, तो एक बातचीत की जरूरत की डिमांड करता है। तो वो बातचीत के अनुभव जो हम ELPS में बात कर रहे हैं, ठोस अनुभवों के साथ करते हुए उनसे उनकी भाषा में उनके परिवेश को जोड़ते हुए काफी बातचीत के अवसर देने हैं, सवाल करने हैं, वो और अपनी उनकी बात को सुनना है। इसलिए आप पाएंगे कि जो जैसे हम कहते हैं कहानी, बाल गीत, तो ये केवल भाषा की क्लास तक ही सीमित नहीं है। छोटे बच्चों के साथ जब हम सीखने की शुरुआत करेंगे, चाहे वो भाषा है, अब गणित भी है, तो वो उतना ही उपयोगी रोचक संदर्भ हैं जितने भाषा में थे। तो हमें इस तरह की कहानियां करनी है, पर इसमें यहाँ पे हमारा स्मार्टनेस दिखानी है, गणित को पिरोना है। हमें जो कविता पिरोनी है, कविता के सुर लय ताल, जो कविता के अचीवमेंट वो तो होंगे ही होंगे, पर इस बार कुछ कविता में गणित को भी डालना है, तो बच्चे जुड़ेंगे। फिर हम एक रणनीति देखते हैं कि अब हम दो तरह का गणित चल रहा होता है। एक तो हम क्लासरूम में कुछ गणित की अवधारणा से जुड़े शब्दों का यूज करने लगते हैं, है ना, जैसे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, आगामी, पूर्वगामी, या फिर बराबर का निशान, दायां पक्ष, बायां पक्ष। पर घर में तो ऐसे शब्द यूज नहीं होते हैं,
घर में एक अलग भाषा चल रही होती है, इनका अनुप्रयोग हो रहा होता है, तो इनके बीच का तो दो तरह के डायमेंशन बन जाते हैं। एक को बोल रहे हैं हम औपचारिक, यानी हम उसमें कुछ गणितीय भाषा का यूज कर रहे हैं, एक हमारे दैनिक वाला हो रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो गैप होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसके बीच में ब्रिजिंग करना तो एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कैसे उनके शब्दों को हम कक्षा में लेके आए और हमारे जो शब्द सिखाना चाह रहे हैं वो घर तक पहुंचे, है ना। तो उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमें जो सिखाना तय किया है हमने, जो हमारी प्लान बना रहे हैं हम, वो अगर हम सिखाना प्लस जोड़ घटा के चिन्ह को सिखाना हमारे लिए जरूरी है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं तो उनको सिखाना, मैं कह रहा हूं, वो और ज्यादा जरूरी है। पहले हम उनको स्वीकार करेंगे, फिर हम उसमें उनकी जिंदगी में इनको आगे पिरोने की कोशिश करें। हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि उनको हटाकर हमें आगे बढ़ना है, उनकी भाषा को बढ़ाते हुए उनकी भाषा को हम जो सिखा रहे हैं वो रिच करने वाला होना चाहिए, कोई रिप्लेसमेंट वाली ऐसी कोई तरीका ही नहीं है। तो ये बात हमें बहुत सटीकता से समझ लेनी चाहिए। तो अभी हमने दो बातें कर ली, एक तो समझ और गति को देखा, एक बुनियादी गणित पे मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि आज के जो सेशन का ऑब्जेक्टिव दिया गया था संदर्शिकाओं पे बात करने के लिए मुझे बताया गया था। तो संदर्शिका से बात करने से पहले मुझे लगा कि ये बातें बहुत जरूरी है करना। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी संदर्शिकाएं हैं, मैं यहाँ पे जब संदर्शिका बोल रहा हूं तो आधारभूत क्रियान्वयन संदर्शिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सॉरी मैंने आधारभूत बोला, और दूसरी समर्थ कार्यक्रम, इन दो संदर्शिका की बात करूंगा। तो आप ये पाएंगे कि जो संदर्शिका हैं, ये संदर्शिकाएं समझ और गति के संतुलन को पिरोते हुए लिखी गई हैं, ये ध्यान में रखते बनाई गई हैं। और जो मैं बात कर रहा हूं ELPS अप्रोच की, यानी बच्चे के अनुभव, बच्चे की भाषा, फिर उसके बाद चित्रों पे जाना है। तो चित्रों पे जाने को मैं कह रहा हूं बाद जाना है। ये ELP जल्दी से आ रहा है, पर ये जब कर रहे होंगे तो बहुत देर में आएगा। पहले भाषा और अनुभव है, उसके बाद चित्र है, और प्रतीक तो बिल्कुल आखिरी है, यानी बच्चे जब इन तीनों में अच्छे से करें तब प्रतीक पे आना है। जब हम यहाँ पे जल्दबाजी कर देते हैं तो यहाँ या हम पहले डायरेक्ट सिंबल शुरुआत कर देते हैं, तो ये उल्टा कर रहे हैं, हम अर्थ का अनर्थ कर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें वांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। अगर हम जिस तरह का गणित चाह रहे हैं कि बच्चे केवल गति से तो करें, वो एक तर्क करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, अपनी बात को स्पष्टता से कह पाए, कोलाबोरेशन, है ना, नए डिसीजन ले पाए, ये कई सारे चुनावों में से एक बेहतर चुनाव कर पाए। अगर ऐसा गणित सिखाना है तो हमें स्टेप बाय आपको बुनियादी गणित को जो हम चरण बता रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जा रही है इन पुस्तिकाओं में, उसको हम फॉलो कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की। तो जो बातें मैंने अभी आपके सामने रखी कि समझ और गति का होना जरूरी है, और बुनियादी गणित बुनियादी है, गणित की प्रकृति हमें सजेस्ट करती है कि अमूर्तता को ELPS अप्रोच के थ्रू बच्चों के सामने रखना है, इन सबको समेटे हुए ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका बनाई गई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपके साथ कई ट्रेनिंग हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी बात में कुछ रिपीटेशन कम हो, कुछ नए तरह से मैं रखूं अपनी बात को, जिससे आपको कुछ नयापन महसूस हो। तो एक तो सैद्धांतिक पक्ष, जो गणितीय अवधारणाएं बुनियादी में चुनी गई, जैसे मैंने बोलते बुनियादी गणित, तो बुनियादी गणित को अभी खोलना बाकी रह गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में, खासकर 1, 2, 3 में वो बुनियादी गणित में क्या पढ़ाएंगे। तो वो आपको इसमें जो उनके सैद्धांतिक पक्ष चुने गए हैं, जैसे संख्या ज्ञान है, संक्रिया है, संख्यात्मक अवधारणाएं हैं, या ऑपरेशंस है, तो उनका एक अपना मतलब होता है। किसके रिगार्डिंग? प्राथमिक कक्षा के रिगार्डिंग। वो क्या मतलब है, कितना हमें जानना जरूरी है, उसको इसमें दिया गया है, प्लेस किया गया है। उसके बाद ये हमने समझ बना ली, पर हमें तो बच्चों को पढ़ाना है, तो पूरे साल भर सत्र के दौरान कैसे पढ़ाना है, किस महीने में क्या पढ़ाना है, और जो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो गया है। जब मैं कह रहा हूं बहुत सारा मटेरियल, मतलब पाठ्य पुस्तक हमारे पास होती हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं हमारे पास है, मैथ किट हमें दी जा रही है, पोस्टर्स हमें मिले हैं, वर्क कार्ड हमें मिले हैं, और ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मिली है। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास पहुंच गई हैं, है ना। तो इन सब चीजों का अब मैं पढ़ाते समय, मेरे पास तो एक दिन है, उस एक दिन में भी मेरे पास एक पीरियड मिला हुआ है, वो पीरियड भी फिक्स ड्यूरेशन का है, कैसे यूज करूंगा, तो मुझे पहले से तैयार होना होगा, मुझे पहले से सोच लेना होगा। तो उसकी प्लानिंग
वो कार्य योजना यहाँ पे दी गई है। तो आप पाएंगे कार्य योजना जब सत्र रेगुलर स्कूल सुचारू रूप से चल रहे तब के लिए दी गई है। तो अभी हम जो बात करेंगे कि कोविड की वजह से जो फर्क है, तो एक अलग तरह से पढ़ाने की डिमांड आती है। और ये जैसे जब स्कूल खुलेंगे तो ये जो महीना अगर इसमें लिखा हुआ है सितंबर लिखा हुआ है, तो सितंबर को नहीं कि सितंबर में पढ़ाना है, तो इसको हम ऑर्डर में कर लेंगे, क्योंकि ये संभावनाएं पे भी हम चल रहे हैं। अभी हम कोई इतना निश्चित नहीं है कि कब से स्कूल में कार्य स्वरूप शुरू हो जाएगा। तो ये सब आपको अवगत कराया जाएगा। तो जब भी शुरू होगा तो पहला महीना वो हो जाएगा। तो उस तरह से वो योजनाएं इसमें आप पाएंगे कि साल के महीनों को हमने मंथली बांट दिया है, पहले वार्षिक योजना को, वार्षिक योजना को मासिक योजना में, मासिक योजना को साप्ताहिक योजना में, और साप्ताहिक योजना को दैनिक योजना में बांट दिया गया है। और जब हम दैनिक योजना पे आते हैं, तो दैनिक योजना में जब हम क्लास में अपने एक पीरियड को डील कर रहे होंगे, तो उस पीरियड को भी कैसे व्यवस्थित करना है, उसके लिए इसमें पाठ योजनाएं दी गई। जैसे हम प्रेरणा सूची में देखते हैं, तो वहां कुछ अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम सेट किए गए हैं, जो हमें मिशन प्रेरणा के इस प्रोजेक्ट में हम मोड में काम करने में पाने हैं हमें। पर वो लर्निंग आउटकम अचानक से नहीं पहुंच जाएंगे वहां पे, वो एक जर्नी तय करनी होगी। तो उस जर्नी तय करने के लिए, उस लर्निंग आउटकम को पाने के लिए, उस दक्षता को कई उप दक्षताओं में तोड़ा गया है, एक लैडर बनाया गया है। वो लैडर या जो क्रमिकता है, वो गणित की जो सोपान क्रमिकता है, जो गणित की प्रकृति है, उसको ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। जैसे जोड़ की उदाहरण में बार बार ले रहा हूं, तो इसी उदाहरण को लेता हूं जिससे हम आपस में कनेक्ट रहेंगे आसानी से। तो जब हम जोड़ को सिखाने में जा रहे हैं, तो क्या बच्चों को पहले संख्या ज्ञान, गिनती, स्थानीय मान की समझ, तो उसके बाद फिर एक अंक की जोड़, फिर 2 अंक की जोड़, पुनर्समूहन। जब मैं पुनर्समूहन की बोल रहा हूं, तो जो सामान्यतः हम हासिल शब्द यूज करते थे, तो उसके लिए पुनर्समूहन यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये पाया गया कि हासिल शब्द यूज करना से ज्यादा तार्किक है समूह, क्योंकि एक्चुअल में हम अपनी जो हमारी पद्धति है 10 पे आधारित है। तो उसमें हम या तो 10 के ग्रुपिंग कर रहे होते हैं या उसको खोल रहे होते हैं। तो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो समूह बना रहे हैं, ग्रुपिंग खोल रहे हैं तो समूह, है ना, ग्रुप समूह खोल रहे हैं तो वो पुनर्समूहन के लिए प्रोसेस जा रहे हैं। तो जो हासिल और उधार है वही बात है, कोई नई चीज नहीं है, पर एक नए तरीके से कही जा रही है ना। क्योंकि उधार लेने पर कई लोगों की टिप्पणियां आ जाती है या आई है, जैसे चर्चाएं करते हैं कि गणित में किस तरह का उधार है जो वापिस नहीं करना होता, है ना। तो इसलिए उसको इन चीजों से बचने के लिए ठीक है, हम उधार शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो शब्दों का जाल में नहीं फंसना है, काम हम देखना हो क्या रहा है, प्रोसेस पे ध्यान देना है ना, कि 10 का बंडल बन रहा है, 10 का बंडल 10 में ही खुल रहा है एक इकाई, उस पर हम जा रहे हैं। तो हम देखेंगे जो हमारी शिक्षण योजना है उसके 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। विकास जी, अभी आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, हम लोग ओवरशूट कर रहे हैं, तो अगले 2 मिनट में वाइंड अप करिए प्लीज। जी बिल्कुल। तो हम जो ये आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका में सबकी मैपिंग की गई है, इसके पाठ योजना के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक है अवधारणात्मक पक्ष और उसको अनुप्रयोग, यानी कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद किस तरह से डेली लाइफ में प्रयोग किया जाएगा, सामान्य गलतियों को और गृह कार्यों को और आकलन के बिंदु को इसमें रखा गया है। तो रेमेडियल पैकेज पे भी बात करना चाह रहा था, पर उसको भी हम वाइंड अप करते हैं जैसे बताया गया। तो अभी आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका पर जब कभी हमें पुनः अवसर मिलेगा तो हम और विस्तार में बात करेंगे। आशा है आज की बात आपको अच्छी लगी होगी और हम जिससे जुड़े रहेंगे। तो मुझे समय मिला आपसे बात करने के लिए, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जो गणित के दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए जो क्लासरूम का माहौल बनाना है और इसके जो बारीकियां आपने शेयर की हैं वो बहुत ही लाभदायक और बहुत सीखने को मिला है। ये एक हमारी पूरी शिक्षक संकुल की टीम इसमें बहुत ही प्रभावित हुई होगी। मैं आपका विशेष रूप से पूरी टीम की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा।